चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पाठांत, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखिका के लिए क्यों यादगार बन गया? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, अस्पताल या नर्सिंग होम में जाना हर व्यक्ति के लिए एक कष्टदायी अनुभव होता है, क्योंकि एक ओर तो रोग से पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा और दूसरी तरफ डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों का रूखा व्यवहार। परंतु जब लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम में गया तो वहां उसने देखा कि दूसरा ही वातावरण देखा। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जब आप कोई अस्पताल में जाते हैं तो आप बहुत ही तकलीफ में होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है वो बीमारी से तो तकलीफ में है ही, साथ ही साथ आमतौर पर डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों जो होते हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। परंतु यहाँ पर अलग ही माहौल था। रोगी का दर्द कम करने, सांत्वना देने के लिए मदर टेरेसा जैसी ममता की मूर्ति थी, जो अपनी हंसी से, अपने आशीर्वाद से रोगी की पीड़ा हर लेती थी। अपनी जन्मभूमि से दूर मानवता की सेवा में लीन मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट, सिस्टर क्रिस्ट तथा अन्य लोगों से मिलकर ये क्षण लेखक के लिए यादगार बन गया। प्रश्न 2, रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना मतलब आप अपने शब्दों में जब इस चीज को समझाइए। उत्तर, जब लेखक रोगी को लेकर नर्सिंग होम गया तो वहां मदर टेरेसा ने आकर रोगी के गालों को थपथपाया और रोगी के चेहरे पर हंसी आ गई। डॉक्टर ने के कमरे में आने पर मदर ने कहा कि डॉक्टर तुम्हारा रोगी हंस रहा है। तब डॉक्टर ने कहा कि मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो। उसका अभिप्राय था कि मदर जो ममता और प्रेम रोगी को देती है उससे उसकी पीड़ा कम हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर के लिए यह अनुभव नया नहीं था, वह रोजाना ही था, मतलब हर रोज होता था। पीड़ा से भरे मरीजों को मदर की ममतामयी स्पर्श से हंसते देखता था। मदर से जो भी मिलता था उनके अलौकिक रूप और प्रेमपूर्ण व्यवहार से अभिभूत होकर अपनी पीड़ा भूल जाता था। प्रश्न 3, लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा? आपकी दृष्टि में इन दीवारों को गिराना क्यों जरूरी है? उत्तर, लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट से मिला। मदर फ्रांस की रहने वाली थी और क्रिस्ट जर्मनी की रहने वाली। जर्मनी और फ्रांस में शत्रुता थी, वह एक दूसरे के दुश्मन देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस में बहुत तबाही मचाई थी। लेखक के अनुभव बताते हैं कि जर्मनी और फ्रांस के लोग एक दूसरे के शत्रु थे, किंतु मदर और क्रिस्ट का प्रेम देखकर लेखक सोचता रहा कि मानवता के बीच कोई बंधन नहीं है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि की दीवारें हमने खड़ी की हैं और सारी हिंसा, युद्ध, घृणा इन्हीं दीवारों का परिणाम है। समाज के बंधनों की इन दीवारों को गिराना जरूरी है, तभी हम वसुदेव कुटुंबकम का सपना साकार कर पाएंगे। यदि सारी दुनिया में प्रेम और शांति लानी है तो इन सामाजिक दीवारों को तोड़ना होगा। केवल एक धर्म, एक भाषा को याद रखना होगा, मानवता, इंसानियत। प्रश्न 4, मदर मार्गरेट को जादू किसे कहा गया है? मदर मार्गरेट का जादू किसे कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने जब मदर मार्गरेट को देखा तो वे उसे जादू की पुड़िया लगी। उनका छोटा कद, गोरा रंग, ढलती उम्र में भी गजब की फुर्ती तथा मोती बिखेरने वाली हंसी आदि से लेखक को मदर मार्गरेट का जादू लगा। मदर मार्गरेट का सेवा भाव, पीड़ितों के प्रति दया और मानवता
की सेवा ही उनका जादू है। प्रश्न 5, फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब किसी व्यक्ति, स्थान, घटना आदि का वर्णन हम शब्दों में करते हैं तो कई बातें छूट सकती हैं। उन भावों को नहीं समझ पाते, उस घटना को उस क्षण उतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाते। जब उसी घटना, व्यक्ति, स्थान का चित्र सामने आता है तो वह एक ही क्षण में सारी बात समझा देता है। व्यक्ति उस घटना, स्थान, व्यक्ति से जुड़े भावों से स्वयं को जुड़ा पाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें कोई महिला का सौंदर्य वर्णन करे तो हम शायद उतना अच्छा से महसूस नहीं कर सकेंगे, किंतु शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य के फोटो हमें उसी क्षण शिमला की हरी भरी घाटियों में पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब, अगर आप किसी चीज़ की तस्वीर देखते हैं तो वह आप पर ज़्यादा प्रभाव देता है। मान लीजिए, अगर आप तस्वीर की बजाय मैं कोई चीज़ आपको बोल के समझा रहा हूँ, उससे ज़्यादा आप उसको देख के सीख सकते हैं। अब जैसे हमारे क्लासेस में आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वीडियो आपको याद रह जाता है आप जो किताब से पढ़ते हैं उसके मुकाबले। मदर टेरेसा अपने घर से चिट्ठी आने पर किसी स्थान का फोटो भेज देती थी। उसका कारण यही था कि फोटो देखकर उनके घर के लोग समझ जाते होंगे कि मदर टेरेसा किस हाल में है और वे क्या कर रही हैं। प्रश्न 6, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से हम अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उल्लेख कीजिए। उत्तर, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से हम निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की प्रेरणा ले सकते हैं। मानवता की राह में स्थान, धर्म, जाति, भाषा के बंधन मायने नहीं रखते, केवल प्रेम और मानवता महत्वपूर्ण होते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। क, उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, यही काम, यही राग, यही चाव और बस यही। उत्तर, मदर टेरेसा ने अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण वर्ष रोगियों की सेवा में बिता दिए। 45 वर्ष की आयु में भी उनके मन में रोगियों की पीड़ा हरने का भाव ही विद्यमान था। उनके लिए यही एक काम था, यही जीवन का लक्ष्य। उनके लिए यही तीर्थ स्थान, यही रिश्ते नाते, यही रुचि थी। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, रोगियों की सेवा और मानवता का प्रसार करना। ख, फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड, एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। उत्तर, मदर टेरेसा का जन्म फ्रांस में हुआ था और क्रिस्ट हेल्ड का जर्मनी में। दोनों की कर्मभूमि भारत थी। कर्मभूमि क्या होता है? जहां आप काम करते हैं। दोनों के बीच एक आत्मीयता थी, जबकि फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध के कारण शत्रुता थी, किंतु मानवता किसी घृणा, किसी शत्रुता को नहीं मानती। प्रेम का भाव हर जगह एक ही होता है, चाहे वह जर्मनी हो, फ्रांस हो, भारत हो या कोई और जगह। मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड का एक साथ, एक भाव, एक लक्ष्य को लेकर रोगियों की सेवा करना इसका उदाहरण है। ग, कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? उत्तर, यह विचार लेखक के मन में ऑपरेशन के लिए आए एक रोगी को देखकर आया। वह रोगी धनी था, उसे औरों को कहने की आदत तो थी, परंतु कष्ट क्या होता है यह उसे नहीं ज्ञात था, इसलिए उसकी पीड़ा बहुत अधिक लग रही थी। किंतु कष्ट, दुख किसी भी आर्थिक स्थिति देखकर नहीं आता, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, और लेखक यही समझाना चाहता था। कहने का मतलब देखिए, आप अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर आपको कोई बीमारी है तो वह बीमारी सबके लिए एक है, वो जो बीमारी से दर्द है वो सबके लिए एक है। घ, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। उत्तर,
जब लेखक ने मदर मार्गरेट को देखा तो वह हैरान रह गया। ऑपरेशन के लिए आया रोगी दर्द से तड़प रहा था, परंतु मदर ने हंसते हुए अंग्रेजी में मिला जुला संबोधन किया। मदर मार्गरेट बहुत अधिक उम्र की थी, पर उनमें युवाओं से भी अधिक उत्साह और चुस्ती थी। लेखक सोचता है कि यह किस दीपक की ज्योत है। यह सेवा भाव की ज्योत है और संसार में सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊपर। अंग, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। उत्तर, भारतवासी सारे संसार में गीता के निष्काम कर्म के ज्ञान को धारण करने के कारण सर्वोच्च माने जाते हैं, किंतु मदर टेरेसा तथा अन्य सभी निष्काम कर्म और सेवा का व्रत लेकर निरंतर बिना थके कार्य कर रहे हैं। जिस ज्ञान को हमने पढ़ा, सुना, औरों को बताया, उसे मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट, क्रिस्ट हिल्ड जैसे सेवा भाव से भरे लोगों ने जीवन में उतारा और मानवता को, संसार को धन्य कर दिया। प्रश्न 8, यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हिल्ड एक होकर कार्य न करती तो किसी की हानि होती और क्यों? उल्लेख कीजिए। उत्तर, किसकी हानि होती? मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हिल्ड यदि साथ मिलकर कार्य नहीं करती तो मानवता की हानि होती, क्योंकि वे दोनों एक ही भाव से भरी थीं, मानवता, प्रेम और सेवा के भाव से। दोनों उन दो देशों से जुड़ी थीं जो दुनिया के सामने एक दूसरे के शत्रु थे। मदर टेरेसा और क्रिस्ट हिल्ड के साथ आने से परस्पर सद्भाव और मानवता का एक नया अध्याय खुल गया। लोग यह समझ गए कि प्रेम के सामने किसी भी प्रकार की कोई दीवार नहीं टिक सकती। प्रश्न 9, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब एक पैराग्राफ है, वो आपको पढ़ना है और फिर उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको देने हैं। परोपकार मानव जीवन का धर्म है। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य और पशु में किंचित अंतर नहीं, मतलब कोई अंतर नहीं। परोपकार करने से आत्मा को जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है उसको शब्द में नहीं बांधा जा सकता। स्वयं भूखे प्यासे रहकर किसी की भूख प्यास को मिटाने से असीम आत्मिक आनंद की प्राप्त होती है। परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। हमें अपनी धन संपदा का प्रयोग दूसरों का हित संपादन करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग अत्याचार तथा अन्याय के निवारण के लिए तथा अपनी बुद्धि का प्रयोग अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए करना चाहिए। यदि जीवन में आप पुण्यशील बनकर पुण्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो परोपकार कीजिए, और यदि पापों का संचय करना चाहते हैं तो दूसरों प्राणियों को पीड़ा दीजिए। देखिए, पीड़ा देना मतलब दुख देना। तो अगर आपको पुण्य कमाना है तो आप लोगों की मदद करिए, अच्छे काम करिए। लेकिन अगर आपको पाप कमाना है, ठीक है, पाप बटोरना है, संचय करना मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना। अगर आपको पाप कमाना है, पाप बटोरना है, तो आप लोगों को कष्ट दीजिए, पीड़ा दीजिए। अतः हमें परोपकार की पवित्र भावना से प्रेरित होकर जहाँ तक संभव हो सके दूसरों के कष्टों का निवारण करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आनंद की प्राप्ति का यह एक सहज मार्ग है। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला, मनुष्य व पशु के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। परोपकार की भावना के कारण मनुष्य पशु से अलग है, क्योंकि वह दूसरों की पीड़ा हर लेता है। पीड़ा हर लेना मतलब दूसरों का जो तकलीफ है उसको कम करना। हम अत्यधिक आनंद की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं? स्वयं भूखे प्यासे रहकर किसी की भूख प्यास मिटाने से आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। अगर आप भूखे हैं लेकिन आपके सामने कोई भूखा प्यासा आता है और आप उसकी मदद कर रहे हैं तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत संतुष्टि मिलेगी। हमें अपनी शक्ति व धन का प्रयोग कैसे करना चाहिए?
हमें अपने धन का प्रयोग दूसरों का हित करने के लिए और अपनी शक्ति का प्रयोग अन्याय और अत्याचार मिटाने के लिए करना चाहिए। 4. इस अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। सार मतलब समरी, कम शब्दों में लिखना है। 1/3 मतलब जितना है उसका 1/3 में लिखना है। मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, दूसरों की मदद करना। परोपकार ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। परोपकार से ही सच्चा आनंद मिलता है। स्वयं भूखे रहकर दूसरों की भूख मिटाना आत्मिक आनंद देता है। मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह अपने धन का प्रयोग दूसरों के लिए करे और दूसरों को अन्याय से बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करे। दूसरों का हित करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। परोपकार निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दूसरों के कष्टों को हरना ही जीवन में सच्चे आनंद की प्राप्ति का सरल मार्ग है। प्रश्न 10, रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ की भाषा शैली गत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, रॉबर्ट नर्सिंग होम संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं का संयोग है। इन सब से यह मिलकर बना है। इस पाठ में भी इन विधाओं की विशिष्ट भाषा शैलियों को देखा जा सकता है। कहीं पर ऐसा लगता है कि मानो लेखक आंखों देखा वर्णन कर रहा हो। आंखों देखा वर्णन मतलब जो सामने हुआ है उसके बारे में बताना। कहीं वह शब्दों के माध्यम से व्यक्ति चित्र बनाता है और कहीं भावुक होकर भाषा का व्यवहार करता है। पाठ के आरंभ में ही प्रत्यक्ष वर्णन लगता है। उदाहरण देखिए, यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई। मदर टेरेसा के साथ क्रिस्ट हेल्ड आती हैं तो उनका भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। कभी कभी आंखों देखी घटना के वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए छोटे छोटे ब्यौरे दिए जाते हैं, मतलब छोटा छोटा डिटेल्स बताया जाता है। ऐसे ही ब्यौरे इस पाठ में भी आए हैं। उन स्थलों पर पाठ बहुत प्रभावशाली हो गया है जहां इन ब्यौरों के माध्यम से मदर टेरेसा, क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट की व्यक्ति चित्र खींचे गए हैं। कहीं कहीं लेखक मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड की मान सेवा से इतना प्रभावित होकर भावुकतापूर्ण अभिव्यक्तियां करता है। उदाहरण, हाँ, माँ ही थी। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। पाठ में अनेक स्थलों पर लाक्षणीय अभिव्यक्तियां भी दृष्टिगोचर होती हैं, मतलब दिखती हैं, जो लेखक के आशय को पाठक तक पहुंचाने में बहुत सहायक है। उदाहरण, चांदनी चर्चित हाथ, 1000 वॉट का बल्ब मेरी आंखों में चौंध गया। हंसी उनकी यों कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कुरपुरिका। लेखक ने अवसरानुकूल, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों का उपयोग किया है। अब देखिए, यहाँ पे ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होता है। इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, अब आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज है तो भाषा में यही होता है, लोग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, फिर अपने शब्दों में आंसर देते हैं। अब रही बात, आपको अगर कोई डाउट है, कोई सब्जेक्ट के बारे में जानना है, कोई टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरा नंबर दिया गया है 9051378712। आप उसमें मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेजेस में। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर भी सबको बताइए कि वो हमारे चैनल से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़
सकते हैं। हमारे चैनल से पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो हमारा ये जो नंबर है 9051378712, ये फ़ोनपे में, गूगल पे में और पेटीएम में है, तो आप हमें कुछ सहयोग दे सकते हैं। अपना साथ बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।